हेलो, आप सभी का अनु हिंदी एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं काव्य प्रयोजन का तीसरा पार्ट, जिसमें हमने कुंतक की पंक्ति पढ़ी थी जो वक्रोक्ति जीवितम से ली गई थी, जो इन्हीं का ग्रंथ है। और वक्रोक्तिवादी कुंतक ने काव्य के 3 प्रयोजनों पर प्रकाश डाला था। इसके पहले हमने इनकी पंक्ति पढ़ी थी, ये पढ़ी थी हम लोगों ने, धर्मादि साधनों पाया सुकुमार क्रमोदित। तो उसी के आधार पर यहाँ पर हमने निकाल कर रखा हुआ है कि वक्रोक्तिवादी कुंतक ने काव्य के 3 प्रयोजनों पर प्रकाश डाला है, जिसमें पहला है धर्मादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा, और दूसरा है व्यवहारादि के सुंदर रूप की प्राप्ति और लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति। उसके बाद अब हम देखेंगे हेमचंद जी का काव्यम आनंदाय यश से कांता तुल्य तयोपदेशाय च। काव्य अनुशासनम से यह पंक्ति ली गई है। इनके अनुसार भी काव्य के 3 प्रयोजन हैं। कुंतक ने भी 3 माने हैं और हेमचंद ने भी 3 माने हैं, जिसमें आनंद, यश और कांता सम्मित उपदेश। कांता सम्मित उपदेश से तात्पर्य लिया गया है जैसे कि कोई एक अच्छी पत्नी होती है, कांता पत्नी का पर्यायवाची होता है, तो उसी के आधार पर कहा गया है कि कांता सम्मित उपदेश की पत्नी अपने पति के लिए हमेशा अच्छे विचार ही प्रस्तुत करती है, बताती है कि आप ऐसा करिए। तो उसी के आधार पर कहा गया है कि कांता सम्मित उपदेश। आनंद, यश और कांता सम्मित उपदेश, ये 3 हेमचंद के हैं। और उन्होंने माना था, कुंतक ने माना था धर्मादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा, दूसरा व्यवहारादि के सुंदर रूप की प्राप्ति, लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति। अब हम बात करेंगे मम्मट का काव्यम यशस्य से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्यः पर निर्वृत्ते कांता सम्मित तयोपदेश युजे। यहाँ पे भी देखिए कहा गया है कांता सम्मित तयोपदेश युजे। इन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं और यह पंक्ति काव्य प्रकाश से ली गई है। इन्होंने पहला बताया है यश की प्राप्ति, दूसरा संपत्ति लाभ यानी कि धन की प्राप्ति, और तीसरा है व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, चौथा अमंगल नाश, कल्याणकारी हो जो, ऐसा मतलब कृति हो जो कल्याणकारी हो, और पांचवा शीघ्र ही आनंदोपलब्धि तथा कांता सम्मित उपदेश। कांता सम्मित उपदेश को देखिए इन्होंने भी माना था, हेमचंद ने और मम्मट ने भी कांता सम्मित उपदेश को माना है, और मम्मट का ही बताया गया काव्य प्रयोजन सर्वाधिक मान्य है। कई आचार्यों द्वारा इसको मान्य घोषित किया गया है और यही सर्वाधिक मान्य मत है। अब आचार्यों ने मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन को सकल मौलिभूत प्रयोजन माना है। अब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि आचार्यों ने मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन को क्या माना है, और ऐसे ही ऑप्शन बना के रख देगा और जिसमें ये भी रहेगा सकल मौलिभूत प्रयोजन। तो आपको ध्यान रखना है कि आचार्यों ने मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन को सकल मौलिभूत प्रयोजन माना है। आचार्य विश्वनाथ ने 5वें काव्य प्रयोजन को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। ये देखिए इन्होंने मतलब विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य प्रयोजन को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। मम्मट के काव्य प्रयोजन में 3 कविनिष्ठ हैं तथा 3 पाठकनिष्ठ हैं। अब इसमें देखिए जैसे 6 दिए गए हैं, 6 काव्य प्रयोजन मम्मट द्वारा बताए गए हैं, तो इसमें 3 जो हैं वो कविनिष्ठ हैं, यानी कि जो कविता या काव्य की रचना कर रहे हैं उनके लिए है, यानी कि 3 कविनिष्ठ हैं और 3 पाठकनिष्ठ, यानी कि जो पढ़ रहे हैं उनके लिए। अब देखिए यहाँ पे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य प्रयोजन को। आपने रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने। तो
वो दूसरा है और ये दूसरा है। ये विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य प्रयोजन को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है और भट्ट नायक ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। अब बात करते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुख आदल्य अधियामपि। पहला है ये, ऊपर वाली पंक्ति अलग है और नीचे वाली अलग है। ऐसे पूछ सकता है, कभी ऊपर वाली दे दे या नीचे वाली पूछ ले। तो पहला है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुख आदल्य अधियामपि और दूसरा है चतुर्वर्ग प्राप्तरि वेद शास्त्रेभ्यो निरस्तया सुखादेव दुखादेव परिणत बुद्धि नामेव जायते। ये साहित्य दर्पण से लिया गया है। इनके अनुसार चतुर्वर्ग सुख एवं काव्यानंद ये दो काव्य प्रयोजन हैं। अब देखिए, आपने अभी पहले पढ़ा था कि कुंतक ने जो काव्य प्रयोजन माने थे, हेमचंद ने और कुंतक ने, इन्होंने 3 काव्य प्रयोजनों पर प्रकाश डाला था और इन्होंने विश्वनाथ ने 2 काव्य प्रयोजन मुख्य रूप से भामह के समान पुरुषार्थ चतुष्ट को काव्य प्रयोजन माना है। कहने का मतलब है, प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि भामह के समान पुरुषार्थ चतुष्ट को काव्य प्रयोजन किसने माना। अब ऑप्शन में विश्वनाथ जी होंगे तो यही उत्तर होगा। तो इनके अनुसार चतुर्वर्ग सुख एवं काव्यानंद, तो पहला क्या है, चतुर्वर्ग सुख एवं काव्यानंद, ये 2, काव्यानंद का मतलब है काव्य में आने वाला आनंद, ये 2 काव्य प्रयोजन है। मुख्य रूप से भामह के समान पुरुषार्थ चतुष्ट को काव्य प्रयोजन इन्होंने माना है मुख्य रूप से। ठीक है। और अब बात करते हैं पंडित जगन्नाथ तत्र कीर्ति परमाह्लाद गुरुराज देवता प्रसादाद्य नेक प्रयोजनस्य काव्यस्य। ये रस गंगाधर से लिया गया है। रस गंगाधर इन्हीं की रचना है, पंडित जगन्नाथ दास की। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं वो अलग कवि हैं और पंडित जगन्नाथ अलग कवि हैं। ठीक है। अर्थ इसका है, जो इनकी पंक्ति है, यश लोकोत्तर आनंद गुरु राजा देवताओं की प्रसन्नता काव्य के प्रयोजन है। इन्होंने क्या बताया कि यश लोकोत्तर आनंद गुरु राजा देवताओं की प्रसन्नता ही काव्य के प्रयोजन है। ठीक है। यही बात ऊपर पंक्ति में लिखी हुई है, यही बात यहाँ लिखी हुई है। तो इसको बताने का मतलब यह है कि यदि कभी पंक्ति ना आए और इधर से पूछ ले, मतलब इसका जो अर्थ है, भाव है, ऐसे पूछ ले, तब भी आप कर लें। इनका परम आह्लाद ब्रह्मानंद स्वरूप परमानंद है और काव्य का परम प्रयोजन रस चरवड़ा है। अब देखिए, अगर पूछ सकता है ऐसे कि किनका काव्य का परम प्रयोजन रस चरवड़ा है, तो पंडित जगन्नाथ दास का है। और अब हम बात करेंगे भक्तिकालीन व रीतिकालीन काव्य प्रयोजन के बारे में कि उस युग के कवियों ने क्या काव्य प्रयोजन माने हैं। तो तुलसीदास के अनुसार है, तुलसी जी ने स्वांतः सुखाय यश कामना लोक मंगल और अमंगल निवारण को काव्य प्रयोजन माना है। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पहले सुनिए और इसको लिख भी लीजिए, क्योंकि ये आपको कहीं भी इस तरीके से इकट्ठा नहीं मिलेगा। आप जो भी प्रमाणिक बुक पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, कहीं नहीं होगा, तो इसलिए आपके लिए ये है। तो तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाय यश कामना लोक मंगल और अमंगल निवारण को काव्य प्रयोजन माना है। और सूरदास व अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने आनंद को माना है। ठीक है। भिखारी दास की बात करते हैं तो ये रीतिकालीन कवि हैं। इन्होंने कहा है, एकन्ह को जसहीं सुप्रयोजन है रस खानि रहीम किनाई दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दय सब ठाई। ऐसा इन्होंने कहा है। ये पंक्ति भी कभी कभी पूछी जाती है ऐसे कि ये पंक्ति किसकी है,
तो भिखारीदास जी की है और काव्य निर्णय से ली गई है, जो कि इन्हीं की रचना है। तो फिर से एक बार पढ़ेंगे। एक अन्य को जैसे ही सो प्रयोजन है, रस खाने रही में की नाई, दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दे सब बिठाई। एक अन्य को जैसे ही सो प्रयोजन है, रस खाने रही में की नाई। आप ऐसे पढ़ पढ़ के बार बार उकर के याद कर सकते हैं। भिखारीदास ने यश को काव्य का मुख्य प्रयोजन मानते हुए काव्य के 5 अन्य प्रयोजन बताए हैं। देखिए, अगर प्रश्न जैसे बनेगा तो या तो पंक्ति पूछी जाएगी या तो फिर पूछा जाएगा कि यश को काव्य का मुख्य प्रयोजन किसने माना, तो अगर ऑप्शन भिखारीदास जी होंगे तो वो सही उत्तर होगा। इसके साथ ही ये भी पूछ सकता है कि यश को काव्य का मुख्य प्रयोजन मानते हुए किसने काव्य के 5 अन्य प्रयोजन बताए हैं। ठीक है, तो इनके 5 अन्य प्रयोजन कौन से हैं? तपा पुंज का फल, संपत्ति लोभ, यश प्राप्ति, सहृदयों को आनंद की प्राप्ति, सुखपूर्वक शिक्षा की प्राप्ति। ये इन्होंने 5 अन्य काव्य प्रयोजन बताए हैं। और हम बात करेंगे देव की, जिन्होंने यश और आनंद को काव्य प्रयोजन माना है। अभी यश और आनंद यानी कि 2 काव्य प्रयोजन को माने हैं और इनकी पंक्ति है। ऊंचे नीचे अरु कर्म वश, चलो जाते संसार, रहते भव्य भगवंत जैसे नव्य काव्य सुख सार। ये इनकी पहली पंक्ति है। और दूसरी है रहत घर ना वर धाम धन, तरुवर सरोवर कूप, जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रूप। तो ये 2 पंक्तियाँ इनकी। ऐसे पंक्ति ही पूछ सकता है कि ये किसकी पंक्ति है, तो आप ये दोनों पंक्तियों को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। इससे पहले आप लिख ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इकट्ठा नहीं मिलेंगी तो इधर उधर बिखरी हुई मिलेंगी और आपको ऐसे इकट्ठा करने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि हमें खुद बहुत समय लग रहा है इसको लिख के इस तरीके से बनाने में। तो कई किताबों को देखना पड़ रहा है किसने क्या बताया, क्या किया, तो उनको सबको इकट्ठा करके एक जगह हम बनाते हैं, लिखते हैं, फिर आपके लिए लेकर आते हैं। तो इसलिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे लिख सकते हैं और लिख करके इसी तरीके से याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे कुलपति मिश्र की। काव्य रचना से यश, संपत्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। इन्होंने कुलपति मिश्र ने मुख्य रूप से रामवसता को काव्य प्रयोजन माना है। अब इसको आप याद कर सकते हैं कि रामवसता को काव्य प्रयोजन किसने माना, तो कुलपति मिश्र ने माना है। और ऊपर का भी पूछ सकता है काव्य रचना से यश, संपत्ति और आनंद की प्राप्ति होती है, ये किसने कहा, तो कुलपति मिश्र ने कहा। अब इनकी पंक्ति या कथन है। जस संपत्ति आनंद अति, दुखिन डारे खोय, होते कवित ते चतुराई, जगत राम बस होई। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोमनाथ जी की। इन्होंने कहा है कीरति वित विनोद अरु, अति मंगल को रेति, करो भलो उपदेश नित, वह कवित नित चित चेती। इन्होंने कीर्ति, वित्त, विनोद और मंगल उपदेश आदि को सोमनाथ ने काव्य प्रयोजन माना है। और अब बात करेंगे आधुनिक युग के काव्य प्रयोजन कि आधुनिक युग के कवियों ने क्या काव्य प्रयोजन माने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त की। तो इन्होंने मनोरंजन व उपदेशात्मक ज्ञान को काव्य प्रयोजन माना है। देखिए, कई बार इनकी यह पंक्ति पूछी गई है। ऐसे कुछ पंक्ति है, उचित उपदेश होना चाहिए क्या करके, ऐसे कुछ है एक पंक्ति, आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेगी। केवल ना मनोरंजन कवि का उपदेश होना चाहिए, उसमें उचित, ऐसे कुछ करके पंक्ति है। आप पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर पंक्ति नहीं आएगी तो ऐसे भी पूछ सकता है कि मनोरंजन व उपदेशात्मक ज्ञान को किसने काव्य प्रयोजन माना है, तो मैथिली शरण गुप्त जी ने। ऐसे है
कवि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यही बात उन्होंने कहा है। मनोरंजन और उपदेश पंक्ति में भी आता है, तो आप पंक्ति याद किए रहेंगे तो ये आप कर लेंगे। और दूसरा बात करते हैं हरिऔध की। इन्होंने सरसता, मुग्धता, ज्ञान, नित्य उपदेश एवं आनंद को माना है। आनंद को काव्य प्रयोजन माना है। तो हरिऔध जी का मतलब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने सरसता, मुग्धता, ज्ञान, नित्य उपदेश एवं आनंद को काव्य प्रयोजन माना है। और छायावादी कवियों में क्या माना है? उन्होंने मनोरंजन व शिक्षा को काव्य प्रयोजन माना है। अब छायावादी कवि में 3-4 कवि हैं ऐसे जो उनके अनुसार माना जाएगा, क्योंकि ऐसे मतलब अलग अलग किसी का नहीं दिया हुआ है। सिर्फ छायावादी कवियों ने क्या माना है? तो मनोरंजन व शिक्षा को माना है। और अब बात करेंगे मुक्तिबोध की। इन्होंने सांस्कृतिक परिष्कार को काव्य प्रयोजन माना है। और शुक्ल जी ने क्या काव्य प्रयोजन माने हैं? लोक मंगल की साधना अवस्था, आनंद व रस को काव्य प्रयोजन माना है। तो शुक्ल जी ने जो काव्य प्रयोजन माना है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बाकी थे। तो लोक मंगल की साधना अवस्था, आनंद व रस को काव्य प्रयोजन माना है। और दूसरा है शुक्ल जी की दृष्टि में काव्य एक दिव्य अनुभूति प्रदान करने वाली शक्ति है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि किसकी दृष्टि में काव्य एक दिव्य अनुभूति प्रदान करने वाली शक्ति है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उत्तर सही होगा। और तीसरा है इन्होंने कविता को हृदय की मुक्तावस्था कहकर आनंद को ही प्राथमिकता दी है। शुक्ल जी ने यह भी कहा है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर के उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन ही काव्य प्रयोजन है, ऐसा भी इन्होंने कहा है। तो ये चारों पंक्तियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अब बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। इन्होंने लोक मंगल या मनुष्य हित को काव्य प्रयोजन माना है। लोक मंगल या मनुष्य हित, ठीक है। लोक मंगल का मतलब है लोगों का मंगल। लोगों का मंगल मतलब मनुष्य का मंगल या मनुष्य के हित को काव्य प्रयोजन माना है। अब बात करेंगे डॉक्टर नगेंद्र की। इन्होंने 2 काव्य प्रयोजन माने हैं, जिसमें पहला है आनंद, लोक मंगल। पहला है आनंद और दूसरा है लोक मंगल, जिसमें प्रमुख रूप से प्रश्न ऐसे भी तो बन सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने प्रमुख रूप से किसे काव्य प्रयोजन माना। अब ऑप्शन में लोक मंगल भी हो तो आप 2 याद रखें, आनंद और लोक मंगल, और ये नहीं याद रखें कि किसे प्रमुख रूप से माना है, तो फिर ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आनंद को प्रमुख रूप से काव्य प्रयोजन माना है। अब नंद दुलारे वाजपेयी जी की बात करेंगे। इन्होंने आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन मानते हुए कहा है, काव्यानुभूति स्वतः एक अखंड आत्मिक व्यापार है। अब ये कथन पूछ सकता है कि काव्यानुभूति स्वतः एक अखंड आत्मिक व्यापार है, ये किसने कहा? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा। और ये ऐसे पूछ सकता है कि आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन किसने माना? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने माना। और अब बात करेंगे गुलाब राय की। इन्होंने रसानंद ही सबका जीवन रस है। रसानंद ही सबका जीवन रस है और इसी में लोकहित का मान है। इन्होंने काव्य प्रयोजन के बारे में कहा है गुलाब राय जी ने। और अब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बात करेंगे। इन्होंने कहा है, साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूति की तीव्रता को बढ़ाना है। अब इतना ही कथन देगा और पूछेगा किसने कहा? तो प्रेमचंद जी ने। और दूसरा है, साहित्य की बदौलत मन का संस्कार होता है, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। और फिर इन्होंने कहा है, प्रेमचंद जी ने कहा है, साहित्य का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। देखिए, ये तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये पूछा जा सकता है, साहित्य का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि
उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो इस प्रकार से हमने काव्य प्रयोजन पढ़ा और इसमें दिया हुआ है, मतलब भिन्न भिन्न मतों के संबंध में रीतबद्ध कवि भिखारी दास ने कहा है, काव्य चर्चा बुद्धिजीवियों के लिए सर्वत्र सुख प्रदान करने वाली होती है। ठीक है, तो हमने पूरा काव्य प्रयोजन कंप्लीट कर लिया है। तो अगर काव्य प्रयोजन से पंक्ति या कथन बनता है तो इससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके इसको बनाया है। कई सारी किताबों को छांटा, उससे मिलाया, फिर इकट्ठा किया, फिर उसको लिख करके बनाया ताकि आपको मिल सके। तो आप यदि आएगा तो इसी से कोई ना कोई आएगा, क्योंकि रस छंद अलंकार से 3 प्रश्न एक एक बन जाते हैं और बाकी के 6-7 क्वेश्चन इसी तरह के टॉपिक से बनते हैं। और ऐसे टॉपिक जल्दी से कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि किसी किताब में पूरा मैटर दिया ही नहीं रहता है। तो इसलिए हमने काव्य प्रयोजन कंप्लीट कर लिया है और अगला हम लेकर आएंगे काव्य लक्षण। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्द से जल्द पूरा लिख लीजिए एक जगह पर और 1-2 बार सुन लीजिए। सुन करके फिर आप उसको रिवाइज करते रहिए और जो भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बन जाएगा। ठीक है, तो हम अगले क्लास में मिलते हैं काव्य लक्षण। ठीक है।